कोकिला की बहू सरकारी नौकरी में थी। दरअसल कोकिला की बहू पोस्ट ऑफिस में डाकिया के तौर पर काम कर रही थी। कोकिला की बहू डाकिया थी, ये बात विमला को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि विमला की बहू ये तो अनपढ़ थी और कोकिला की बहू पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली। विमला की चिट्ठी आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ माँ जी, ये देखिए विमला काकी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन भेजने वाले का नाम गुप्त रखा गया है। मैं उन्हें दे देती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसे चिट्ठियाँ कौन लिख रहा है। इसका तो बुढ़ा भी इसे भाव नहीं देता, तो इस उम्र में ये किसे पटा रही है? ये जलेबी वाला कम था क्या जो एक और आ गया? ला बहू मुझे दे दे, ये मैं खोल कर तो देखूं कि क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए माँ जी, ये मेरा काम है कि अगर कोई चिट्ठी आई है किसी के लिए तो मैं उनके घर तक पहुंचा दूं। अगर ये चिट्ठी मेरे पास रह गई और विमला काकी तक नहीं पहुंची तो मेरी जॉब पे बात आ सकती है। कोकिला ने अपने बेटे अमर की हाल फिलहाल में ही शादी की थी। कोकिला की बहू सरकारी नौकरी में थी। दरअसल कोकिला की बहू पोस्ट ऑफिस में डाकिया के तौर पर काम कर रही थी। अरे बहू, आज दूसरे दिन ही तुझे ऑफिस जाना है, एक दिन और छुट्टी ले लिया होता। नहीं नहीं माँ जी, अगर मैंने एक और दिन छुट्टी ले ली ना तो ये डाकघर वाले मेरी अर्जी सरकार के पास भेज देंगे और कहेंगे कि देखो कितनी मौज काट रही है। ये बात भी सही कह रही है। चल ठीक है, ध्यान से जाना और ध्यान से घर आना। जी माँ जी, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। अब जैसे ही कोकिला की बहू चंदा घर से निकलने लगती है, कोकिला के घर में विमला की एंट्री होती है और वो कोकिला की बहू चंदा को नीचे से ऊपर तक निहार रही होती है। कोकिला की बहू ने डाकिये का ड्रेस पहन रखा था और वह विमला को नमस्ते भी करती है। कोकिला भी उसका जवाब देकर अंदर आ जाती है और चंदा ऑफिस के लिए निकल भी जाती है। अरे कोकिला, क्या बात है? तेरी बहू तो दूसरे दिन ही ऑफिस जाने लग गई। क्या कर सकते हैं, काम तो ऐसा ही होता है। अब बहू को जाना तो पड़ता ही है। उसने काफी समय से शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी। हाँ, ये बात तूने सही गई। यहाँ सरकारी नौकरी वाले आराम भी कर लेते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं। ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन कोई उनकी मेहनत नहीं देखता। ये सब छोड़, बहू तो तू बहुत सुंदर लाई है। वैसे काम क्या करती है तेरी बहू? डाकिया है मेरी बहू, चिट्ठियाँ बांटती है, उन्हें घर घर पहुँचाने का काम करती है। तेरा भी कोई लव लेटर किसी के पास पहुँचाना हो तो बता दियो। अरे धत, तू भी कैसी बातें करती है? इस उम्र में मैं किसे चिट्ठियाँ लिखूंगी? हाँ, ये तो तू सही कह रही है। तेरी चिट्ठियाँ लिखने वाली उम्र भी तो नहीं है। वैसे अपनी जवानी में तूने कांड तो बहुत किए होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में भी तू कम कांड नहीं कर रही। और उस जलेबी वाले के साथ क्या चल रहा है तेरा? अरे बाप रे, तुझे किसने बता दिया कि मेरा जलेबी वाले से टागा भिड़ा है? जिस तरह तेरी बांझ की नजर है, उस तरह मेरी अकल भी बहुत तेज है। देख, मेरी तरफ से तो साफ है, मैं तो उसे कोई भाव नहीं देती। लेकिन वो जलेबी वाला आधी किलो की जगह 1 किलो जलेबी दे देता है मुझे, और वो भी फ्री। तो मैं क्या करूं? मैं भी थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। कोकिला की बहू डाकिया थी, ये बात विमला को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि विमला की बहू ये तो अनपढ़ थी और कोकिला की बहू पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली। अब एक रोज कोकिला घर नहीं होती है और विमला का आना होता है। विमला को कोकिला की बहू चंदा घर पर ही मिलती है। अरे बहू, कोकिला नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? मुझे बता कर नहीं गई। मार्केट गई है माँ जी, आती ही होंगी। कोई काम है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। कोकिला कहीं नजर नहीं आ रही थी। वैसे तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है विमला काकी, जल्दी ही मेरा आसपास मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद आपकी चिट्ठियाँ भी लेकर आया करूंगी। अच्छी बात है बहू, पास में ऑफिस रहेगा तो जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। और बात रही चिट्ठी की, तो इस उम्र में मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? ऐसे ही समय बीत रहा होता है और कुछ समय बाद ही कोकिला की बहू चंदा उसके घर के पास के एरिया में चिट्ठी बांटने का काम मिल जाता है, जिसके लिए चंदा ने शादी से पहले ही फॉर्म भर रखा था। अब एक रोज विमला की चिट्ठी लिए चंदा घर आती है। अरे माँ जी, विमला काकी की चिट्ठी आई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्हें चिट्ठियाँ कौन लिखने लगा है। ये हाथों से लिखी चिट्ठी है। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? विमला की चिट्ठी आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ माँ जी, ये देखिए विमला काकी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन भेजने वाले का नाम गुप्त रखा गया है। मैं उन्हें दे देती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसे चिट्ठियाँ कौन लिख रहा है। इसका तो बुढ़ा भी इसे भाव नहीं देता, तो इस उम्र में ये किसे पटा रही है?
ये जलेबी वाला कम था क्या जो एक और आ गया? ला बहू मुझे दे दे, ये मैं खोल कर तो देखूं कि क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए माँ जी, ये मेरा काम है कि अगर कोई चिट्ठी आई है किसी के लिए तो मैं उनके घर तक पहुंचा दूं। अगर ये चिट्ठी मेरे पास रह गई और विमला काकी तक नहीं पहुंची तो मेरी जॉब पे बात आ सकती है। अरे एक चिट्ठी पढ़ने में क्या जाता है, खोल कर तो देख आखिर इसमें लिखा क्या है। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू के हाथ से विमला की आई चिट्ठी ले लेती है और उसे खोलने लग जाती है। अब पढ़िए भी, क्या लिखा है इसमें। इसमें तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखी है। इसमें लिखा है, मेरी प्यारी बिमलू, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा मुझे कोई और भाता नहीं है। तू कहे तो बची हुई उम्र तेरे नाम कर दूं, लेकिन कमबख्त जिंदगी ही तो 4 दिन की रही है। देख रही हैं माँ जी, विमला काकी बचपन का प्यार, और एक आपका बेटा है, शादी के 1 महीने बाद ही मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। पहले का प्यार कुछ होता है और अब का प्यार कुछ होता है। ये सब छोड़, ऐसे लाइन तो तेरा ससुर भी मारता है। कहीं ये चिट्ठी तेरे ससुर लाल बहादुर ने तो नहीं लिखी? इसका मतलब ससुर जी और विमला काकी का कुछ चल रहा है, लेकिन मैं तो ससुर जी को बहुत शांत देखती हूँ। आप भी ना माँ जी, क्या बोल रही हैं? चंदा अपने कामों में लगी होती है, लेकिन कोकिला विमला की चिट्ठी पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विमला को ऐसी चिट्ठियां लिख कौन रहा है, क्योंकि उसके पति लाल बहादुर को भी शेर और शायरी का बहुत शौक था। अब अगले ही दिन से कोकिला अपने पति पर नजर रखने लगती है। अजी खाना खाने के बाद कहाँ चल दिए? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को समय दे रखा है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब भला मैं किसी को समय क्यों दूंगा? मुझे तो तुम्हारी हरकतों से ऐसा ही लगता है कि तुम्हें बस अपनी पड़ी है और अपनी उस माशुका की, जिससे तुम सुबह सुबह सज धज कर मिलने के लिए निकल जाते हो। अरे तुम तो बिना बात के मुझ पे शक कर रही हो। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है ये फिजूल की बातें मत किया करो। बहादुर इतना कहने के बाद कुछ देर बाद ही घर से निकल जाता है। अब कोकिला जब बाहर झांक कर देखती है कि उसका बुढ़ा कहीं जा रहा है, तो वो देखती है बुढ़ा तो दूर से निकल चुका है, लेकिन विमला पीछे से कहीं सज धज कर गई है। इस बुढ़े का तो एक पल को मुझे समझ भी आ रहा है, लेकिन ये विमला की बच्ची कहाँ जा रही है? लगता है मुझे इसका पीछा करना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद जैसे ही कोकिला उनका पीछे जाने लगती है, वैसे ही वो देखती है कि उसकी बहू के हाथ में एक लेटर है जिसमें विमला लिखा है। अब कोकिला अपनी बहू के हाथों से वो लेटर लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू ये लेटर तो विमला की बच्ची का है। माँ जी, मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप और आपकी विमला काकी का ये ड्रामा मेरी नौकरी छुड़वा के रहेंगे। देख, मैंने कहा था ना, ये तेरा ससुर ही है। आज तो उसे आने दे, मैं उसकी जवानी उतारती हूँ, देखती जा तू बस। अब कई घंटों बाद विमला कोकिला के घर आती है। विमला के आने के कुछ देर बाद ही लाल बहादुर की भी एंट्री होती है। क्या बात है, दोनों सही समय पर आए हो। अरे सुनो, ये चिट्ठी रह रही है तुम्हारी, तुम भेज नहीं पाए क्या विमला को? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो तुम विमला को भेजने वाले थे, लेकिन मेरे पास कहाँ से आ गया? यही ना? देख, मुझे तो कुछ मत बोल। तेरा बुढ़ा ही मुझ पे लाइन मारता था, तो मैंने भी उससे पीछे छुड़ाने के लिए हाँ बोल दिया। अरे तू तो दोस्त के नाम पर कलंक निकली। तू भी आज से मेरे घर नहीं आएगी, और ये बुढ़ा कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बुढ़े को मैं एक और पल अपने घर में नहीं देख सकती अब। कोकिला बहुत गुस्से में थी। ये देखकर बहादुर को हार मानकर वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब बेचारा करता भी क्या, विमला और लाल बहादुर का तो सच में चक्कर ही चल रहा था। लेकिन कोकिला भी कम नहीं थी। वो दोनों को इतना परेशान करती है कि वो दोनों कोकिला का पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोकिला से अपने किए पर माफी भी मांगते हैं। रानी और तुलसी नाम की 2 जुड़वा बहनें थी। कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन उनके स्वभाव में काफी अंतर था। जहाँ एक तरफ रानी बहुत सीधी सादी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ तुलसी बहुत ही तेज और चालाक थी। दोनों अपनी बीमार माँ शारदा के साथ रहा करती। एक दिन देर रात शारदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है। रानी, तुलसी, कहाँ हो तुम दोनों? बेटी कहाँ हो? माँ, क्या हुआ आपको? रानी बिटिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बेटी, मेरी वजह से तू परेशान मत हो। इस तरह से जीने से अच्छा तो मुझे मौत आ जाए।
कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। माँ आप शांत हो जाइए और आराम से सोने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। रानी जैसे तैसे करके अपनी माँ को समझाती है और उन्हें शांत करवाती है। थोड़ी देर बाद शारदा को आराम मिलता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद रानी भी सो जाती है। रानी मंदिर में साफ सफाई का काम करती है, जिसके बदले में मंदिर का पुजारी उसे कुछ खाने को दे दिया करता था। एक दिन वो मंदिर में पोछा लगा रही होती है, लेकिन बाल्टी में पानी नहीं होता, जिसे देखकर पुजारी बोलता है, बेटी ये क्या कर रही हो तुम? पंडित जी मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, माफ करिए आज थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम बिना पानी के पोछा कैसे लगा रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे आज तक मैंने किसी को बिना पानी के पोछा लगाते हुए देखा नहीं है। माफ करिए पंडित जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कुछ सोच रही थी जिसके चलते मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम तो इंसान हैं और इंसान गलतियाँ तो करता ही है। लेकिन अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, इससे तुम्हारे मन का बोझ कम होगा। पंडित जी अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप तो जानते हो ना कि जब से मेरी माँ बीमार रहने लगी है तब से घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया है। लेकिन अब माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उन्हीं को लेकर परेशान रहती हूँ बस। अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी। पुजारी जी माँ तो जब ठीक होंगी ना जब उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं माँ का इलाज करा सकूं, और न ही इतनी उम्र है कि कहीं बाहर जाकर काम करके 2-4 पैसे कमाऊं। अरे बिटिया मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो एक पुजारी हूँ ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। लेकिन बिटिया तू चिंता मत कर, भगवान सबके साथ होते हैं, वो तेरी भी मदद करेंगे। वो किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तू चिंता मत कर, सब सही होगा। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रानी इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। जहाँ एक तरफ रानी मंदिर के काम करके मेहनत से रोटी कमाती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन तुलसी का मेहनत से दूर दूर तक नाता नहीं था। वो दूसरों के घरों में जाकर रोटियां चोरी करके खाया करती। एक दिन वो कल्याणी नाम की औरत के घर में खिड़की से घुसती है और सीधे रसोई में जाती है, जहाँ बहुत सारी खाने की चीजें देखकर वो बोलती है, हाय कितना सारा खाना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये सारा खाना मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। हे भगवान, ये औरत तो रसोई की तरफ आ रही है, मुझे तो कुछ करना होगा इससे पहले कि ये रसोई में आ जाए। अरे ये रोटियां ऐसे बिखरी कैसे हैं? मैं तो इन्हें बनाकर सेट करके गई थी, कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया? मेरे पीछे से खिड़की भी खुली थी। तुलसी उस दिन कल्याणी के घर से रोटी चुराकर भागने में कामयाब हो जाती है और सीधे अपने घर पहुंचती है और अपनी बहन रानी को रोटियां दिखाते हुए बोलती है, दीदी देखो मैं रोटियां लेकर आई हूँ, चलो आराम से खाते हैं बैठकर। पहले ये बताओ कि ये रोटी तुम्हारे पास कहाँ से आई? किसके घर से रोटी चुरा कर लाई हो तुम? आपको लगता है कि मैंने ये रोटियां चोरी करी हैं? लगता नहीं है कि यही सच है। तुम्हारी रोटी चोरी करने की आदत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी रोटी चुराने की आदत गई नहीं है, ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मुझसे झूठ तो बोलो ही मत। बताओ चलो कहाँ से चुराई है तुमने? आपने सही कहा दीदी, मैंने तो रोटियां चोरी ही की है, लेकिन आप ही बताओ अगर मैं रोटियां चोरी न करूँ तो क्या करूँ? क्या खाऊं जीने के लिए? खाना भी तो जरूरी है ना। अच्छा तो अब तुम खाने की भी चोरी करोगी? बस यही दिन देखने को रह गया है। अपने पेट को भरने के लिए मुझे अगर चोरी भी करनी पड़े ना तो मैं तो वो भी करूँगी। तुलसी इतना कहकर अपने घर की रसोई में जाती है और अचार लेकर रोटियां खाना शुरू कर देती है। अपनी बहन का ऐसा बर्ताव देखकर रानी को बहुत दुख होता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन फिर तुलसी रोटियां चुराने के लिए कल्याणी के घर जाती है और बिना इधर उधर देखे रसोई में कूद जाती है और रोटियां चोरी करके भाग ही रही होती है कि तभी कल्याणी वहां आती है और तुलसी का हाथ पकड़ लेती है। अच्छा तो तू है मेरे घर की रोटियां चुराने वाली? मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी कि मेरे घर की रोटियां चुरा कौन रहा है। इधर मैं बनाकर जाती हूँ, उधर मेरी रोटियां गायब हो जाती हैं। कहीं मेरे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तू है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, रुक तुझे अभी बताती हूँ मैं। आज तो बाल बाल बच गई। अब रोटियां चोरी करने के लिए कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा,
वरना अगर अब की बार पकड़ी गई ना तो वो औरत मुझे छोड़ेगी नहीं, ये तो पक्की बात है। तुलसी चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन रानी मंदिर में साफ सफाई कर रही होती है। तभी कल्याणी वहाँ पूजा करने के लिए आती है और जैसे ही रानी को देखती है भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। पंडित जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, आपके मंदिर में चोर है। पंडित जी जल्दी आइए, इससे पहले कि ये चोर भाग जाए। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस मंदिर में रोज आती हूँ। हाँ तो मैंने कब बोला कि तू इस मंदिर में नहीं आती होगी? जब मेरे घर में चोरी करने आती है तो तू मंदिर कौन सा चोरी करने नहीं आई होगी? सही बोल रही हूँ ना मैं? देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जब आपके घर जाती ही नहीं हूँ तो मैं आपके घर चोरी कैसे करूँगी? हाय राम, कितनी झूठी लड़की है ये। मंदिर में खड़ी होकर झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी संस्कार नहीं है इसके पास। तेरा तो कभी भला नहीं होगा, नासपिटी। देखिए, मुझे गलत बोलने से पहले सच का पता लगाइए। मैंने आपके घर से कोई चोरी नहीं की है। अरे कल्याणी जी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए बच्ची को। अरे आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। पंडित जी, मुझे ऐसा करने के लिए इस लड़की ने मजबूर किया है। पहले चोरी करती है, उसके बाद मानती भी नहीं है। अरे कल्याणी जी, सही कह रही है लड़की। अरे पूरे दिन मेरे आंखों के सामने रहती है, तो ये आपके घर में जाके चोरी कैसे करेगी? एक बात बताइए, क्या वो लड़की मेरी ही तरह दिखती है और उसने आपके घर से कोई सामान चोरी किया था या खाने की चीज? तुम्हारी तरह नहीं, तुम ही तो हो। मुझे पागल मत बनाओ। तुमने ही मेरे घर की रोटियां चुराई है। इसका मतलब तुलसी जो रोटियां चुरा कर लाई थी वो इनके घर की थी, तभी ये मुझ पर शक कर रही हैं। देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपको जो भी परेशानी हुई है, क्योंकि वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन है, उसने आपके घर से चोरी की होगी। अपने आप को बचाने का अच्छा बहाना है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगी। कल्याणी रानी को धमकी दे रही होती है। तभी वहाँ तुलसी एक बच्चे को गोद में लेकर उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और बोलती हैं। ये बच्चा आपका है? हाँ, ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये क्या, तुम दोनों एक जैसी कैसे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके घर में रोटियां चोरी करने वाली मैं नहीं बल्कि मेरी बहन होगी। तुलसी, तुम्हारे पास ही इनका बच्चा कहाँ से आया? और कहाँ से आएगा? मेरे बच्चे को भी चोरी किया होगा तुमने, मुझसे पैसे वसूल करने के लिए। ओ मैडम, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, वरना वो गाड़ी के नीचे आ जाता। और मैंने आपके घर से कोई सोना चांदी नहीं चुराया। भूख से मर रही थी तो सूखी रोटी चुरा ली, बस उसके लिए माफ करिए मुझे। तुलसी की बात सुनकर कल्याणी को दया आ जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है और किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करती। लेकिन उस दिन के बाद से तुलसी भी रोटियां चुराना छोड़ देती है और अपनी बहन के साथ मंदिर के काम में लग जाती है। शकुंतला ने अपने बेटे अजय की नई नई शादी की थी और शकुंतला अपनी बहू के आने के बाद बहुत खुश थी। शकुंतला की बहू का उसके ससुराल में पहला दिन था। तभी शकुंतला की पड़ोसन विमला शकुंतला की बहू को देखने आती है। अरे शकुंतला, कहाँ है तेरी बहू? मैं तो तेरी बहू की मुंह दिखा के ले आई थी, अपना सारा काम धंधा छोड़कर। अरे विमला, क्या बात है? रुक, अभी बुलाती हूँ बहू को। देख, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बहू के लिए शगुन नहीं लाई हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू तो अपनी है और अपनों से क्या ही शगुन लेना। शकुंतला के बुलाने पर शकुंतला की बहू सीमा हॉल में आती है और विमला के पैर छूती है। ये देख विमला को बड़ी खुशी होती है। अरे अरे बहू, बस बस, मैं कहने के लिए तेरी पड़ोसन हूँ। मेरा पूरा दिन तो तेरे घर पे ही आने जाने में निकल जाता है। हाँ बहू, ये विमला अपनी पड़ोसन कम और बहन ज्यादा है। शकुंतला कुछ भी कहे, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। बस जितनी सुंदर है उतनी ही संस्कारी और गुणी भी है तेरी बहू। हाँ, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। बहू, जा तू अपने कमरे में। शकुंतला की बहू सुंदर और संस्कारी तो थी, लेकिन शकुंतला की बहू को एक बुरी आदत भी थी, जिससे अभी तक सीमा के ससुराल वाले बिल्कुल अनजान थे, और वो भी सीमा के मटन खाने की आदत। इधर सीमा की शादी को कई दिन बीत चुके थे। वो घर का शादी का खाना खाकर परेशान थी और एक रोज सुबह सीमा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन बहू, अचानक तेरे पेट में दर्द? ऐसा क्या खा लिया तूने, या कोई और वजह है जिस वजह से तेरे पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं माँ जी क्यों दर्द है, लेकिन बहुत तेज दर्द है। आप उन्हें कहिए कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चले।
हाँ हाँ बहू, मैं अभी से कहती हूँ तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरी नई नवेली बहू को। अब शकुंतला अपने बेटे अजय से कहकर अपनी बहू को हॉस्पिटल भिजवाती है। अजय भी अपनी बाइक तेज चला रहा होता है। सीमा, तू मुझे पकड़ के बैठना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। अरे नहीं जी, आप आराम से चलाइए बाइक, सब ठीक है। वो क्या है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो मेरी फेवरेट डिश मटन खानी है। इसकी वजह से मैंने ये सब ड्रामा किया। मुझे पता है माँ जी ये सब खाना पसंद नहीं करती है और ना ही घर में बनता है, तो हम बाहर तो खा ही सकते हैं ना। ये सुनते ही अजय अपने बाइक का ब्रेक लगा देता है और सीमा को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर माँ को पता चला कि तुम मटन खाती हो तो वो हमारा तलाक मंजूर करेंगी, लेकिन वो तुम्हें अपने घर में रखने के लिए कभी राजी नहीं होंगी। लेकिन माँ को बताएगा कौन? आप देखिए, मैं मटन के बिना नहीं रह सकती हूँ। एक पल को मैं आपके बिना रहने की सोच भी सकती हूँ, लेकिन मटन तो मेरी फेवरेट है। इतना कहकर सीमा बाइक से उतर जाती है और मटन की दुकान की तरफ बढ़ती है। तभी अजय उसे बार बार रोक रहा होता है और सीमा नहीं मानती और मटन की दुकान में मटन खाने बैठ जाती है। लेकिन मटन खाते हुए जब अजय सीमा को देखता है तो उसकी उल्टियां ही नहीं रुक पाती। अरे तुम तो मर्द के नाम पर कलंक हो। बताओ, उल्टियाँ मुझे करनी चाहिए और कर आप रहे हो, वो भी मटन के पीस को देख के। मेरे बाप ने बिना ना जाने किससे शादी कर दी। अजय की उल्टियां करके हालत खराब हो रही थी, लेकिन सीमा जब तक अजय के पास नहीं जाती जब तक कि उसके प्लेट से मटन बिरयानी खत्म नहीं हो जाती है। सुनिए, आप ठीक तो हो ना? चलिए घर चलते हैं। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। अगर ये बात माँ को पता चली कि तुमने मटन बिरयानी खाया है तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। अरे चलिए भी। और हाँ, आपने जैसी अपनी हालत बना ली है ना, उस हिसाब से तो ये गलत नहीं होगा कि माँ जी को आपकी हालत पर शक ना हो। सच बताऊँ तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी किसी ने इज्जत लूट ली हो। बाइक चला लोगे या मैं ही चलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला लूंगा बाइक। लेकिन आज आखिरी था कि तुम मेरे साथ बाहर आई हो। अगर तुम्हें यही सब खाना है तो तुम अकेले ही आना। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। शकुंतला और विमला इधर सीमा और अजय के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जब दोनों घर पहुंचते हैं तो शकुंतला और विमला दोनों देखती हैं कि सीमा तो एकदम ठीक है, लेकिन अजय की हालत बिगड़ी हुई है। अरे अजय, क्या हुआ? तू ठीक तो है? तेरी ऐसी मरी सी हालत क्यों हो गई? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है। शकुंतला, ये क्या हुआ तेरे बेटे को? बहू तो यहाँ से दर्द में गई थी, आई है तो वो ठीक है, लेकिन तेरा बेटा बीमार हो गया। ये क्या चल रहा है? वही तो मेरे समझ से बाहर है कि आखिर बहू तो ठीक है, लेकिन बहू का भूत इसमें क्यों घुस गया? जो भी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाकर देख ले, बाकी कहीं कुछ बता ही दे तेरा बेटा तुझे। इधर सीमा का पेट दर्द तो एक बहाना था जो अब ठीक हो चुका था, वो भी उसके फेवरेट मटन बिरयानी खाकर। लेकिन बेचारा अजय उस दिन के बाद से ठीक नहीं था और अब सीमा इस बात का फायदा उठाने लगी थी और हर 2 दिन के बाद ही वो अपने पति अजय से बाहर चलने को कहती ताकि वो मटन बिरयानी खा सके। और अजय भी अपनी माँ से छुपाने के लिए सीमा को मटन बिरयानी खिलाने ले जाया करता था। ऐसे ही एक रोज देर शाम का समय होता है, विमला शकुंतला के घर आती है। अरे शकुंतला, कहाँ है तू? शक्कू, अरे ओ शक्कू। यही हूँ। क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों काट रहे हो? आती हूँ, रुक। एक तो बहू नहीं है घर में और तू अलग यहाँ आकर मुझे डरा रही है। अरे मैं तो तुझे बाजार चलने के लिए बोलने आई थी, अब तू भी तो घर छोड़ के जाएगी नहीं। अरे रुक रुक, चलती हूँ। वो दोनों तो बाहर खाना खाने गए हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ खा आऊँ। अब अकेले के लिए खाना कौन ही बनाए? इतना कहने के बाद ही शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला के साथ निकल जाती है और दोनों कुछ देर बाद बाजार पहुंचते हैं, जहां विमला की नजर अचानक से अजय पर पड़ती है, जो अपनी बाइक पर बैठा होता है और अपना सर पकड़े हुए बैठा होता है। शक्कू, देख वो अजय ही है ना? और वो मटन बिरयानी की दुकान के पास क्या कर रहा है? अरे हाँ, ये तो अजय ही है। और बहू कहाँ गई इसे छोड़कर? और ये इतना परेशान क्यों लग रहा है? चल कर देखते हैं क्या हुआ और बहू कहाँ गायब है। अरे नहीं विमला, रुक। अजय परेशान है, मतलब कोई तो बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। हम यहीं खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे अजय दिखाई और सुनाई भी देना चाहिए। तेरी बहू आई तो
लेकिन मटन बिरयानी की दुकान से निकली है। शकुंतला, तू जितनी बड़ी पंडित है ना, तेरी बहू उतनी ही बड़ी राक्षस है। शकुंतला भी जब अपनी बहू को मटन बिरयानी की दुकान से निकलता देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बहू ये सब खाती है, और खाते भी तो उसमें उसका बेटा उसका साथ दे रहा था। अब शकुंतला का पारा हाई हो चुका था और वो वहाँ से सीधा घर आती है, लेकिन उससे पहले सीमा और अजय घर होते हैं। क्या खाया तुम दोनों ने बाहर? खाना कैसा था? बहुत ही बढ़िया था माँ। वैसे आप कहाँ गई थी? जब हम आए तो आप थी ही नहीं घर पर। ओ, खाना अच्छा था ना? विमला, जरा इन्हें भी बता दे ये क्या खाकर आए हैं। मटन बिरयानी, जो तो तेरे घर में बनता ही नहीं है। माँ जी, आपने मुझे मटन बिरयानी की दुकान पर देखा क्या? माँ जी देखिए, मुझे ये सब खाने की आदत है, और ये जो आदत है ना, मेरी एकदम से तो जाएगी नहीं। मैं तो तुझे कुछ कह ही नहीं रही हूँ। मुझे तो जिससे शिकायत है वो मेरा बेटा है, जो इन सब में तेरा बराबर साथ दे रहा है। क्यों अजय? माँ जी, वो भी मेरी वजह से मेरे साथ गए थे वहाँ पर। माँ, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये सब आपको पता चल जाएगा। मुझे आप जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। मैंने सीमा को समझाया लेकिन उसने नहीं माना। मैं तुझे नहीं, तेरी बीवी को सजा दूंगी, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में ना तो ये सब कोई खाता है और ना ही नाम लिया जाता है। अब शकुंतला भी अपनी बहू को उसके मायके तब तक के लिए भेज देती है जब तक वो उसके घर की बहू बनने लायक ना हो जाए, क्योंकि उसकी शादी से पहले सीमा के घर वालों ने यही कहा था कि वो मांस मछली नहीं खाती है। अब सीमा के घर वाले भी अपनी बेटी की मटन बिरयानी खाने की आदत छुड़वाने में लगे हुए थे। कुछ देर पहले रेखा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। वो भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही नर्स उसके कमरे में आती है, रेखा थोड़ी सी होश में आने लगती है। नर्स उसके पास आकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उससे बोलती है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? जी, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची? मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है आपने। आप रुकिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। नर्स उसकी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आती है और रेखा के हाथों में सौंप देती है। रेखा उसे अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, उसकी आंखें भर आती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है ये, क्यों है ना? सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची है। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, किन किन परेशानियों का सामना करके मैंने तुम्हारी रक्षा की है। आपका मतलब क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप बोलना क्या चाहती हो? आप सुनोगी मेरी कहानी? क्यों नहीं, अगर आपको कोई हर्ज ना हो। पर पहले आप मुझे अपनी बच्ची दे दीजिए, मैं इसे सुला देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। नर्स रेखा की बच्ची को रेखा के बेड के पास कैड्रल में लिटा देती है और रेखा के लिए वो सूप लेकर आई थी और उसे पिलाते हुए बोलती है, अब आप मुझे आराम से बता सकती हैं। थैंक यू। तो बात है, जब मैं और मेरे पति शिमला घूमने गए थे, शिमला की खूबसूरत वादियों में, वो मुझसे कह रहे थे, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो। अरे आप भी ना, इतनी उम्र हो गई है पर आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मेरी जान, मजाक करने की उम्र नहीं होती है। जब मन करता है मजाक कर देना चाहिए। अरे जिसकी इतनी अच्छी बीवी हो वो तो मजाक कर ही सकता है ना। वो तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब तुम यहीं होटल में बैठ के बातें करती रहोगी या कहीं घूमने भी चलोगी मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, चलूंगी ना, इसलिए तो आए हैं यहाँ। इसके बाद विजय रेखा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग वादी में मार्केटिंग करते हैं और एक साथ घूमते हैं। विजय रेखा को एक छोटी सी ज्वेलरी की शॉप पर ले जाता है और रेखा को बहुत हैरानी होती है। रेखा विजय से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं जी? मुझे कुछ लेना था यहाँ पर तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ आए हैं। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। विजय रेखा के साथ शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर विजय दुकानदार को बुलाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। अब मुझे एक रिंग चाहिए थी अपनी पत्नी के लिए, क्या आपके पास मिल सकती है? जी जरूर, आप दोनों बैठिए, मैं अभी दिखाता हूँ।
जी ठीक है, आओ रेखा बैठो। दुकानदार उसे बहुत ही अच्छी अच्छी इयररिंग्स दिखाने लगता है और उसे अलग अलग डिजाइन की रिंग्स भी दिखाता है। तो बताओ तुम्हें कौन सी रिंग पसंद आई है? मैं क्या बताऊं जी, मुझे तो सभी की सभी अच्छी लग रही हैं। तो सभी ले ले क्या? अरे नहीं नहीं, इतने पैसे खर्च मत करिए। ऐसा अभी कुछ नहीं है भाई साहब, आप मुझे एक डायमंड की रिंग दिखा दीजिए। डायमंड की रिंग? अरे ये आप क्या कह रहे हो? अरे थोड़ा सब्र तो करो। अरे भाई साहब, आप किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से दिखा दो ना। जी जी, अभी दिखाता हूँ। विजय और रेखा काफी देर तक रिंग्स देखते रहते हैं और विजय रेखा से बोलता है, ये देखो, ये कितनी खूबसूरत है। सच में बहुत ज्यादा। तो हम इसे ले लें? अब मैं क्या कहूँ? अरे भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। जी ठीक है। दुकानदार उन्हें वो रिंग पैक करके दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही घूमने और खाने के बाद दोनों अपने होटल वापस आ जाते हैं। दोनों थक गए होते हैं। वहाँ पहुँचकर विजय रेखा से बोलता है, सुनो, जी कहिए। थैंक यू किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये तो मुझे कहना चाहिए आपसे, मेरी जिंदगी को सही मायने में जिंदगी बनाने के लिए, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए, मेरे बिना कुछ कहे मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। मैं तुमसे कुछ मांगू, क्या तुम मुझे दोगी? आप बस हुक्म कीजिए, ये जान भी आपके कदमों में रख दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा? अरे तुम्हारी जान तो मैं खुद हूँ ना। बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है जो बहुत पहले अधूरी रह चुकी थी, तो अगर तुम उसे पूरा कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी और समझदार हो। ये क्या कह रहे हो आप? इस उम्र में ये सब करना शोभा नहीं देगा। और वैसे भी हमारे बेटे बहू भी तो है, वो क्या सोचेंगे? अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारी परवाह है। प्लीज मेरी बात मान जाओ। विजय के इतने प्यार से बोलने पर रेखा उसे मना नहीं कर पाती और वो उसे हाँ कर देती है। फिर दोनों होटल में जाकर उसी कमरे में अपनी बच्ची के आने की तैयारी करने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके प्रेग्नेंट होने की बात जैसे ही विजय को पता चलती है, वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है और नम आंखों से उससे कहता है, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू मत कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, अब तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी एक जान आ गई है। जी मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, बाकी आप तो मेरे साथ है ही। हाँ वो तो मैं हूँ ही। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ ये सोच सोच कर कि मेरी बेटी आने वाली है। विजय और रेखा ये बात कमरे के बाहर खड़े होकर कर रहे होते हैं कि उनकी बहू अर्पिता सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और खुद से बोलती है, छी माँ जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई इस उम्र में ये सब करते हुए? उन्होंने ये जरा सा भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। बस उन्हें तो अपने मजे लेने थे, लेकिन भुगतान तो हमें करना पड़ेगा ना। लोग आकर मुझसे पूछेंगे ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मुझे ये बात राज को बतानी ही होगी। अर्पिता अपने पति राज को फोन मिलाती है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। हेलो सुनिए। हाँ क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अच्छा क्या नहीं हुआ यही बता दो। तुम मुझे बस एक बात बताओ कि माँ जी की उम्र में औरतें क्या करती हैं? अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं और पोते पोतियों के साथ खेलती हैं। पर लगता है हमारी माँ जी का कुछ और ही प्लान है। अरे साफ साफ बताओ ना। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, जो भी कह रही हूँ सब कुछ सच बोल रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है पिताजी को माँ जी से बात करते हुए। अरे ये नहीं हो सकता यार, इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने ऑफिस में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? गली मोहल्ले में मेरा निकलना दुश्वार हो जाएगा।
और मेरा भी। तुम घर आकर इस बारे में मम्मी पापा से बात करना। ठीक है। अर्पिता फोन कट कर देती है और जाकर अपने घर के काम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। राज घर वापस आ जाता है और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ अर्पिता उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। राज के आते ही वो उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है, आ गए तुम? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है, जो बात बताई है तुम्हें बस उसी से परेशान हूँ। मैं भी यार। तो जाओ और जाकर बात करो उनसे। ठीक है, अभी जाता हूँ। राज अब अपने माता पिता के पास उनके कमरे में जाता है और जाकर अपने पापा से बोलता है, पापा क्या है ये सब? मतलब क्या है तेरा? मैंने सुना है माँ प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो तुझे पता चल गया। अच्छा हुआ तुझे खुद ही पता चल गया, वरना आने वाले के बारे में मुझे तुझे बताना पड़ता। अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये नहीं सोचा कि घर में आपकी बहू है, बेटा है? इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है बेटा, जितना तुम इसे बढ़ा रहे हो। अच्छा जी, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब लोग आपसे ये सवाल करेंगे तो उन्हें भी यही जवाब देंगे आप? मुझे जिसे जवाब देना होगा मैं उसे जवाब दे दूंगा, तुम जा सकते हो। ऐसा कहकर विजय राज को अपने कमरे से बाहर कर देता है। फिर वो रेखा के पास जाकर सो जाता है। इधर अर्पिता राज से बोलती है, क्या हुआ? तुम तो बात करने गए थे ना, कुछ बात हुई? नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? पता नहीं, अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। ऐसा कहकर अब राज भी सो जाता है। अगले दिन विजय रेखा के लिए कुछ फल लाने के लिए मार्केट में चला जाता है। वापस आते वक्त एक गाड़ी वाला विजय को टक्कर मार देता है। उसकी वजह से विजय वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ विजय के घर पर इन्फॉर्म कर देता है। सब लोग हॉस्पिटल आते हैं। विजय को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है, वो सबसे पहले रेखा से मिलने के लिए कहता है। रेखा उससे मिलने के लिए जाती है। आप ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? देखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, हमारी बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि विजय इसके आगे कुछ कह पाता इससे पहले उसकी सासें उसका साथ छोड़ चुकी होती हैं। रेखा को इस बात का बहुत बड़ा शौक लगता है। राज उसे संभालता है और घर पर ले जाता है। माँ जी देखिए, पापा जी तो अब रहे नहीं, तो अब इस बच्चे के आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इस बच्चे को गिरा देते हैं। आज तूने ये बात कह दी, आगे से मत कहियो। ये बच्चा तेरे और मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी, जिसे मैं जन्म देकर ही रहूंगी। क्या आपके बेटे और बहू मान गए थे? नहीं, पर मैंने हार नहीं मानी और आज तुम देख सकती हो। बहुत दर्द भरी कहानी है आपकी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपके बेटे और बहू इस बच्ची को अपना ले। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। रेखा अपनी बच्ची की खूब सेवा करती और उसको दिन रात मेहनत करते देख उसकी बहू का दिल पसीज जाता है। वो भी उसकी मदद करने लगती है। साथ में उसका बेटा भी अपनी छोटी बहन को अपना लेता है और ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनीता अपनी बहू रानी और बेटे अनिकेत के साथ कानपुर में रहती थी। सुनीता बड़ी ही शांत रहने वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहू उतनी ही तूफानी। एक दिन वो अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू जाके जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। माँ जी के साथ जाना, यानी कि मुंह बंद करके जाना, जो कि मुझसे होगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं घर में अकेले आराम से रहूं। तुझे सुनाई दिया? मैंने तुझे कुछ बोला है? जवाब दे, क्या सोचने लगी? जी माँ जी, सुनाई दिया। आपने कहा कि आपको और हमें कहीं जाना है। हाँ, तो जब सुनाई दिया है तो जाके तैयार हो। यहाँ पागलों की तरह क्यों खड़ी है? माँ जी, वो क्या है कि घर में बहुत काम है और अनिकेत जी का भी पता नहीं है कि कब आ जाए। इतने दिन से बाहर गए हैं। अगर वो अचानक से आ गए ना और घर में ताला दिखेगा तो बिना बात के गुस्सा हो जाएंगे। बात तो सही कह रही है तू। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, मेरी अलमारी में से साड़ी निकाल दे और प्रेस कर दे। मैं अकेले ही चली जाऊंगी, वरना मेरी सहेली को बुरा लग जाएगा। लेकिन माँ जी, आपकी सहेली के घर क्या है जो आपका जाना इतना जरूरी है? बहू, उसके घर उसकी बेटी की हल्दी है आज और उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा ही। हल्दी यानी कि डांस, गाना, मस्ती, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी जाना चाहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ।
अनिकेत जी आएंगे तो कॉल कर लेंगे, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। सच में तुझे भी कोई नहीं समझा सकता। कभी बोलती है जाऊंगी, कभी बोलती है नहीं जाऊंगी। जा जाके तैयार हो। सुनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू तैयार होकर सुनीता की सहेली मीना के घर जाते हैं। वहाँ लोगों को डीजे पर नाचते देखकर सुनीता रानी से बोलती है, बहू देख, तुझे जहाँ भी जाना है जा, लेकिन डीजे के पास दिखाई मत दियो, समझी? माँ जी, लेकिन सभी तो डांस कर रहे हैं और आप तो जानती है ना कि मुझे डांस करने का कितना शौक है। हाँ जानती हूँ, लेकिन यहाँ तेरे नागिन डांस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक से बढ़ के एक अच्छे डांसर हैं। उन लोगों के बीच में तुझे नाचने की जरूरत नहीं है। माँ जी ऐसा मत बोलिए, जब मैं गांव में डांस करती थी ना, सब बहुत खुश हो जाते थे, बहुत हंसते थे। तेरा सड़ा हुआ नागिन डांस देखकर सभी हंसेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप मेरे साथ बैठी आई। सुनीता दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू से बात कर रही होती है। तभी उसकी सहेली मीना वहाँ आती है। अरे तुम दोनों सास बहू दरवाजे पर खड़ी होने के लिए आई हो क्या? कब से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों दरवाजे पर खड़ी होकर बात करने में लगी हो। अरे घर में तुम दोनों को बात करने का टाइम नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसे कुछ समझा रही हूँ। वो तेरे घर की बहू है, कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तू उसे समझाने में लगी है। चल अंदर चल, बहुत सारे काम है। हाँ हाँ चल, तू जो बोलेगी मैं सब कर लूंगी, इसलिए तो मैं आई हूँ। अरे चल बहू, तू भी अंदर चल, कुछ खा पी ले, थोड़ी देर के लिए अपनी सास का पल्लू छोड़ दे। जी आंटी जी। मीना सुनीता और उसकी बहू को लेकर घर के अंदर जाती है और हल्दी की रस्म चालू हो जाती है। जैसे ही रानी देखती है कि उसकी सास हल्दी की रस्म में बिजी है, वो डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है और नागिन म्यूजिक लगवा कर नागिन डांस करने लगती है। उसे नागिन डांस करते देखकर सभी स्टेज को खाली कर देते हैं और उसका डांस देखकर हंसने लगते हैं। तभी सुनीता वहां आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। रुक जा बहू रुक जा, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है? अरे माँ जी क्या कर रही हो, डांस करने दीजिए ना। देखिए सब कितना खुश हो रहे हैं, सबको मेरा डांस बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आंटी जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? अरे हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सही बोल रही है। हमें तेरा नागिन डांस देखकर बहुत मजा आ रहा है। तेरे जैसा डांस तो यहाँ कोई नहीं कर पा रहा था, तूने तो महफिल ही जमा दी। बस सुन लिया ना माँ जी आपने, अब मुझे डांस करने दीजिए। नहीं, तू चुपचाप मेरे साथ घर चलेगी, कोई डांस नहीं करना है। माँ जी मैं तो डांस करूँगी बस। क्या सुनीता पुराने जमानों की औरतों की तरह बात कर रही है? अगर बहू नाचती है तो नाचने दे, मुझे तेरी बहू का नागिन डांस बहुत पसंद आ रहा है। सुनीता चाहकर भी रानी को नागिन डांस करने से रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद दोनों सास बहू घर जाती हैं, जहां सुनीता रानी को बहुत सुनाती है। आज के बाद मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। तुझे मना किया था ना कि अपना सड़ा हुआ नागिन डांस मत करियो, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ जी देखिए, अब आप मेरे डांस को नागिन डांस बोलिए या कुछ भी बोलिए, मुझे जैसा डांस आता है ना वैसा ही करती हूँ। और डीजे बजते ही मेरे पाँव खुद ही उठ जाते हैं, मुझसे तो रुका ही नहीं जाता। इसलिए तो मैं अब तुझे कहीं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। जहाँ जाती है मेरी बेइज्जती करवा देती है, गवार कहीं की। सुनीता गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन रानी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन उसका पति अनिकेत घर से बाहर आता है और देखता है कि रानी टीवी में नागिन सॉन्ग लगाकर रसोई में काम करते हुए डांस कर रही होती है। तभी अनिकेत जाकर टीवी बंद कर देता है। अनिकेत जी, आपने मेरी टीवी क्यों बंद कर दी? कितने मजे से मैं डांस करते हुए काम कर रही थी। डांस करते हुए कौन काम करता है, वो भी नागिन डांस? आप और माची मेरे नागिन डांस के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। आप आते ही मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? नहीं नहीं देवी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आप टीवी चालू करके जाइए। जी ठीक है मैडम, कर देता हूँ। अनिकेत टीवी ऑन करके वहां से चला जाता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन मीना अपनी बेटी को लेकर सुनीता के घर आती है। उसकी बेटी को सफेद साड़ी में उदास देखकर वो बोलती है, ये सब क्या हो गया मीना, और कब हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं सुनीता, अब तुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई। लेकिन तेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
अरे जब से इसके पति की मौत हुई है ये ऐसे ही चुप है, ना हंसती है ना ही बोलती है और ना ही रोती है। डॉक्टर ने बोला है कि इसे अच्छी जगह पर ले जाओ, हंसाने की कोशिश करो, लेकिन ये है कि बोलने को तैयार ही नहीं है। वो क्या ही हंसेगी। कोशिश कर इसे कहीं अच्छी जगह ले जा, वो काम कर जो इसे बहुत पसंद है। आंटी जी, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब तो बस भगवान ही भरोसे है, देखो क्या होता है। बेचारी अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन किसको क्या पता थी कि वो खुशी सिर्फ 4 दिन की ही है। सभी परेशान हॉल में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रानी नागिन सॉन्ग लगाकर नागिन डांस करते हुए कमरे से बाहर आती है। उसे नागिन डांस करते देखकर सभी उसे घूरने लगते हैं और सुनाने भी लगते हैं। तभी मीना की नज़र अपनी बेटी पर जाती है, जो कि रानी का डांस देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी मीना सभी को रोककर बोलती है, बेटा बहू को मत डांट, वो जो कर रही है उसे करने दे। उसका डांस देखकर मेरी बेटी के चेहरे पर हंसी आई है, हो सकता है ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरी बेटी अभी हंसी थी। वो क्या है कि बहू ने मेरी बेटी की हल्दी में ऐसे ही नागिन डांस किया था। हो सकता है दोबारा से बहू को ऐसे डांस करते देखकर उसे कोई पल याद आ जाए। हाँ बेटा, मीना सही कह रही है, करने दे बहू को डांस, देखते हैं क्या होता है। सभी लोग चुपचाप हॉल में बैठ जाते हैं और रानी नागिन डांस करना शुरू कर देती है। उसे डांस करते देख मीना की बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और मीना की बेटी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है।